इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। लड़ाका ममता बनर्जी की सत्ता क्या गई, टीएमसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और गुरुओं की रूह कांपने लगी है। उनकी बादशाहत गीदड़ से भी बदतर हो गई है। बंगाल की फाल्ता सीट पर रिपोल होना है। उससे पहले यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को ट्रेलर देने वाले पुष्पा यानी जहांगीर खान ने अभी से कुछ देर पहले बतौर टीएमसी प्रत्याशी नाम वापस ले लिया है और कसम खाई है कि अब वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुक भी गया है और क्या रहम की भीख मांग रहा है। पुष्पा को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। करीबी की यह हालत है तो टीएमसी के बड़े नेताओं का क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के गुंडे त्राइमाम त्राइमाम कर रहे हैं, इसीलिए टोलाबाजी कटमनी खत्म हो गई है। बंगाल की पुलिस और अफसर एक झटके में बदल गए हैं और नए नवेले सीएम शुभेंदु अधिकारी के सामने बॉस इज ऑलवेज राइट की तर्ज पर काम कर रहे हैं। इसीलिए टीएमसी राज की 229 फाइलें खोली गई हैं जिसमें ममता राज का काला चिट्ठा बिंदुवार रखा गया है। मामला इतना गंभीर है कि टीएमसी के 1 दर्जन नेता हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं और बेल अगेंस्ट अरेस्ट वारंट की जुगत में लगे हैं। बंगाल में कोहराम क्यों मचा है, इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह जी होंगे, भाजपा प्रवक्ता ऋषिकेश चौधरी जी होंगे और मानवाधिकारी प्रकाश किला जी होंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले दिलीप घोष को सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाम सुनने से इनको बुखार आता था, अब तो बुखार छूट ही गया है। अब सुनेंगे भी नहीं, सुनना पड़ेगा या तो घर में रहना पड़ेगा। नहीं दादा, राम के नाम पे एलर्जी किन लोगों को होता है? नहीं, कुछ नहीं, ये सब सत्ता राजनीति का मामला है। वही लोग जय श्री राम बोल के रास्ते में घूम रहे हैं, हमसे ज़्यादा तेजी से जोर से बोल रहे हैं। समय समय की बात है। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना ज़रूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए। हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है। तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं। फुटबॉलर मेसी को ला करके यहाँ जो राजनीति का खेल खेला गया बहुत घटिया था। वो उनका अपमान हुआ है और लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किया गया था, उनको देखने तक नहीं दिया गया, खेल भी नहीं हुआ है। जिन लोगों ने इस सब घोटाला में व्यवस्था से जुड़ा है, सबके खिलाफ व्यवस्था होगा, वो शुरू होगी। प्रकाश जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। बंगाल ठीक है, बदल रहा है, ये अलग पहलू है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि शुभेंदु अधिकारी बदले की राजनीति कर रहे हैं? जी प्रकाश जी, मेरे सवाल को आप समझ गए होंगे ना? प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रकाश जी का डिस्टर्बेंस है, उनको लगता है, दोबारा जोड़िएगा उनको। ऋषिकेश जी, टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट ये कह रही कि यह बदले की राजनीति बंगाल में शुरू कर दी गई है। खोद खोद कर गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और सबको बारी बारी से निपटाया जा रहा है। इस तरह की तल्ख टिप्पणी विरोधी पक्ष दे रहे हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में यही है या कुछ वास्तव में जो काला खेल हुआ था वही सब उजागर किया जा रहा है? राजेश जी, मेरा सबसे पहले ये मानना है कि यहाँ कोई बदले की राजनीति काम नहीं कर रही है। यहाँ पर कानून की, प्रशासन की व्यवस्था हो रही है और जिस तरीके से न्याय संकलन जिस तरीके का है, अगर आपने गफलत की है, अगर आपने किसी प्रकार के घोटाले से जुड़ित है या किसी तरीके से मानव अधिकार के विरुद्ध में जाके काम किया है, तो कानून आज के डेट में आपको न्याय देने का काम कर रही है। जो लोग पीड़ित थे, यहाँ बदले की
मैं इससे पर आगे बढ़ के बोलना चाहता हूं। बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति पिछले 15 वर्ष से रही है कि इंसान के ह्यूमन राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। कई ऐसे महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, सामूहिक बलात्कार हुए हैं, कई ऐसे लोगों के आवाजों को दबाने का काम किया गया है। मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनके आवाज को दबाने का काम कहीं ना कहीं किया गया है। तो अगर आपने कहीं ना कहीं कोई गफलत की है, कहीं ना कहीं कोई घोटाले किए हैं और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अमानवीय कार्य में आप संलिप्त हैं, तो आपको आज के डेट में न्याय का सामना करना होगा और जो लोग भी इससे प्रताड़ित थे उनको न्याय दिलाने का काम आज की मौजूदा सरकार कर रही है। अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें कि अगर बदला लिया जा रहा है तो आपने ऐसे काम ही क्यों किए जिससे आज के डेट में न्याय की प्रणाली के सामने आपको न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ तो गलत किया होगा अपनी प्रजा के साथ। आज बंगाल की जो जनता है उसके दुख पर अगर मरहम लगाने का काम अगर कोई कर रही है तो बंगाल की न्याय प्रणाली कर रही है। आपको विश्वास नहीं होगा राजेश जी, यहाँ पर जो न्याय प्रणाली थी, यहाँ पे हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाता था। जो टीएमसी के सेल के अधिवक्ता थे या लॉयर्स थे, वो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो है वो डिरेल किया करते थे। यहाँ पर कई ऐसे जो जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, वो फंक्शंस नहीं कर पाते थे, उनको धमकियां दी जाती थी, उनको मारपीट उनके साथ किया जाता था, कहीं ना कहीं उनके निजीगत सुरक्षा से मतलब खिलवाड़ किया जाता था। कहीं ना कहीं कोर्ट में ऐसे भी प्रोसीडिंग हुए हैं। आप बताइए, जो चंद्रिमा जी इनके लॉयर लॉ मिनिस्टर हुआ करती थी, जिनका बार काउंसिल एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, तब आप लॉ प्रैक्टिस करोगी। कई बार एज अ मिनिस्टर उन्होंने हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करने की कोशिश की है। ये न्याय की अगर प्रणाली अगर उस समय थी और आज की न्याय की प्रणाली और आज का प्रशासन चाक चौबंद और न्याय को लेकर चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो लोग दुष्कर्म किए हैं, इंसानियत के खिलाफ पाप किया है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ठीक बात है। प्रकाश जी, शुभेंदु अधिकारी जी ने, आपके चीफ मिनिस्टर ने आईपीएस दमयंती सेन के अगुवाई में एक कमेटी बनाई है और पूरे बंगाल की जनता का आह्वान किया है, महिला पीड़ित जितनी भी हैं वो उनके पास जाएं, अपनी शिकायत दें और एफआईआर दर्ज कराएं, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही दमयंती सेन 2010 में साइडलाइन कर दी गई थी। एक बलात्कार के मामले पे उन्होंने एक्शन लिया था, तो फिर 2012 में भी उनको ममता सरकार ने कहा कि नहीं, 10 के बाद आप 12 में उन्होंने काम संभालिए, और एक बलात्कार के केस में उन्होंने सब कुछ सच खोल दिया था। उस पर सरकार ने अब तक उनको साइडलाइन में रखा था। इस बार शुभेंदु जी ने उनको आगे करके एक कमेटी गठित की है और पूरे बंगाल में जितने भी जिले हैं सबको कहा है कि अगर कोई आपकी महिला उत्पीड़न के परिप्रेक्ष्य में या प्रताड़ना के परिप्रेक्ष्य में कोई भी शिकायत है वो हमारे समक्ष दर्ज कराएं, हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे। क्या टीएमसी कह रही है कि ये सोची समझी साजिश है हम सबको फंसाने की? क्या आपको लगता है यही है, सच है क्या? आपकी आवाज म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलिए। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहला वादा यही किया था कि महिलाओं को हम पूरा सम्मान देंगे। तो महिला का विषय जहां तक है, महिलाओं को सम्मान देने का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है और महिलाओं के लिए जितना भी कार्य हो पाएगा हमारे सीएम श्री शुभेंदु अधिकारी जी उसको करेंगे। उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बना दी है और इतनी जल्द उन्होंने ये कार्य आरंभ किया, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है सरकार बने, उन्होंने ये सारे कार्य शुरुआत कर दिए हैं। तो आने वाले समय में महिलाओं को न्याय मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। वो रात में 12 बजे भी 1 बजे भी घर से निकलेगी, निर्भय होकर निकलेगी, कोई भी डर नहीं, किसी भी एरिया में वो जा सकती है,
निखोप होकर बेखौफ होकर वो घूम सकती है। किसी भी तरह का भय का वातावरण पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में अब नहीं रहने वाला है। ठीक बात है। सुनील सर, एक बात आपसे जानना चाह रहे थे। अब ठीक बात है, कांग्रेस का अपना तरीका होता है, टीएमसी ने अपनी तरीके से भाजपा की सरकार का विरोध शुरू किया है, लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में कुछ बदलाव हो रहा है, या उसी बदलाव या प्रेशर के चलते जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया है? 2 दिन बाद चुनाव होने हैं वहां पर। क्या आपको लग रहा है कोई और वजह है या यही वजह है? असल में क्या है कि ये सब पुष्पा बनते थे क्योंकि हाँ। इनके पास सरकार थी, इनके पास पुलिस था, इनके पास गुंडे थे, तभी ये पुष्पा बनते थे। लेकिन जब सरकार जब नीचे की जमीन चली गई तो अभिषेक बनर्जी भी पुष्पा बनते थे। वे आज अभिषेक बनर्जी भी भींगी बिल्ली की तरह हाईकोर्ट में जा रहे हैं। अभी उनके संपत्ति को 7 दिन के अंदर आप देखेंगे उनके मकान को तोड़ने का आदेश आ जाएगा और उनके मकान, अवैध मकान को तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जिस मकान में रहते हैं वो लिप्स एंड बाउंड्स का नाम से वो मकान है, जिसके ऊपर ईडी और जिसके ऊपर सीबीआई का केस चल रहा है। तो ये सभी लोग जाएंगे। कारण क्या है मैं बताऊंगा आपको कि यह जो जहांगीर खान है, यह जो है सोच लिया कि हम 21 तारीख को अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो जमानत जब्त तो होगी ही, उसके बाद पता नहीं क्या क्या किस कौन कौन से धारा में जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं जी, इस व्यक्ति ने अभिषेक बनर्जी के सह पर जिस तरह से यह अपराध किया है पूरे फालता में, और एक व्यक्ति जो बिष्णुपुर का एमएलए जो भागा हुआ है दिलीप मंडल, इन लोगों ने डायमंड हार्बर मॉडल बना रहे थे। डायमंड हार्बर मॉडल आपको मालूम चलना चाहिए कि पिछले लोकसभा के चुनाव में करीबन 7.5 लाख वोट से अभिषेक बनर्जी ने जीता था, जहां लोकतंत्र को पूरा ध्वस्त कर दिया गया, जहां आम जनता को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को निकलने का अधिकार ही नहीं था। यह डायमंड हार्बर जो मॉडल है, इस मॉडल को अभिषेक बनर्जी पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोलने का काम किए थे, लेकिन पार्लियामेंट के लोग को समझ में नहीं आया कि डायमंड हार्बर मॉडल क्या है। आज उन लोगों को मालूम चल रहा है इस व्यक्ति ने पूरे डायमंड हार्बर में जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर दिया, जिस तरह से गणतंत्र को खत्म कर दिया, जिस तरह से गुंडों को सामने ला करके हमारे जो आम जनता है उसको जीना दुर्भर कर दिया था, उसी में एक था यह पुष्पा, उसी में एक था जहांगीर खान, उसी में एक था विष्णु मंडल। आज पुष्पा झुका नहीं है, पुष्पा जानता है कि कभी भी हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, इसलिए पुष्पा जो है अपना नाम वापस ले लिया है। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि यह पूरे पश्चिम बंगाल में मैं कल परसों देख रहा था, हावड़ा से जब निकल रहा था तो आम पब्लिक इतनी खुश है कि हावड़ा स्टेशन में अगर आप जाएंगे ना तो आप साधारण रूप से स्टेशन के भीतर जा नहीं सकते हैं। आप किसी भी जगह से निकलेंगे आप जा नहीं सकते हैं। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि मैं 45 साल से 40 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, हम हॉकर हैं। और कोई राजनीतिक पार्टी जैसे CITU CPM ने उन हॉकरों के नाम पर मीटिंग भी करना शुरू कर दिया है। अरे भाई, यह जो स्टेशन के आसपास में जिस तरह से पैसे की उगाही होती थी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हम जानते हैं, प्रत्येक हॉकर से पैसा लेकर के और उन्हें बैठने को दिया जाता था और आम लोगों की परेशानी होती थी। इसलिए लोग बहुत खुश हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से, जिस तरह से पूरे राज्य में, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वह आम जनता के लिए हो, अगर लोकतंत्र का राज, अगर शासन का राज अगर स्थापित रहेगा तो मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो हम कहते थे व्हाट वेस्ट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, शायद वह राज यहां कायम हो सके। सुनील सर, कांग्रेस जिस तरह से टीएमसी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमलावर रही है, आखिरी तक रही है, जब पोलिंग हुई तब राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि इन्होंने पैसेज दिया है,
टीएमसी की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने तमाम सारे आरोप भी लगाए थे। आपके लोग अधीर रंजन चौधरी तो बार बार ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने हमारे बंगाल को रौंद दिया, बर्बाद कर दिया है, और उसी का नतीजा है कि हर तरफ कहीं ना कहीं आप इसको कह लीजिए कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो एनार्किज्म का शब्द इस्तेमाल किया था। अराजकता जो है वो अपनी बूम पर है। तो क्या आपको लगता है घड़ा भर गया था टीएमसी का, इसलिए एकदम से खेल खत्म हो गया, या वास्तव में लोग परेशान थे, बेहाल थे और टोलाबाजी और कटमनी से बिल्कुल आहत हो चुके थे? देखिए, असल में जी। यहाँ जब राहुल गांधी अंतिम प्रचार करने के लिए आए थे, हाँ। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने नारदा सारदा में पैसा लिया है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे तोलाबाजी किया है, चाहे मवेशी की तस्करी हो, चाहे बालू के खदान हो, चाहे कोयले के खदान से कोयला हो, हर तरह हर जगह इन्होंने तोलाबाजी किया है। और रही बात कि तृणमूल कांग्रेस की सोच की, आपको मैं राजेश जी बताना चाहता हूँ जी। तृणमूल कांग्रेस के जो बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, इनका दूसरा मकसद था। अगर इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अगर आ जाती तो तृणमूल कांग्रेस के ओर से अभिषेक बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री बनते और इंडिया गठबंधन की नेत्री ममता बनर्जी बनती। उनकी सोच थी, उनकी यही सोच थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि यह इंडिया जो है, जब तक आप भारतवर्ष की संस्कृति को, भारतवर्ष के संस्कार को नहीं समझेंगे, तब तक भारतवर्ष की राजनीति में नहीं आ सकते हैं। आप कहीं पे आप देखिए, इन्होंने किस तरह से, इन्हें मालूम था कि ये चुनाव जीतेंगे पश्चिम बंगाल का, इन्हें पूरी तरह मालूम था। अगर उन्हें मालूम नहीं होता तो अभिषेक बनर्जी का एटीट्यूड इस तरह से नहीं होता। उनकी बात, बोली, चाल चलन, बॉडी लैंग्वेज जो है एक एक नेताओं का, ऐसा लग रहा था मानो ये चुनाव जीत ही गए हों, इनकी सरकार बन गई हो। आप देखिए, आसाम में इन्होंने कांग्रेस के विरोध में अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। इन्होंने हर जगह, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ममता बनर्जी 2011 में जब सत्ता में यहाँ आई थी कांग्रेस के गठबंधन से, कांग्रेस के सहयोग के द्वारा, तो वे आने के बाद ही 6 महीना के बाद वे जो है हमारे दफ्तरों को कब्जा करने लगे, हमारे लोगों के ऊपर झूठे मामले लगाने शुरू कर दिए। हम लोगों ने बहुत ही कष्ट सहा है यह तृणमूल कांग्रेस के लोगों को देख करके। और तृणमूल कांग्रेस का एक ही मकसद था कि अगर कांग्रेस यहाँ पे साइन बोर्ड होगी, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस को कोई पूछेगा नहीं। तभी तो यह कभी त्रिपुरा में, कभी मणिपुर में, कभी गोवा में यह चुनाव लड़ने के लिए चली जाती है। अरे बंगाल को संभालो, पहले बंगाल की संस्कृति को समझो, बंगाल के संस्कार को समझो, तब जाकर के आप कहीं भी जा सकती हो। आपने बंगाल को ही नहीं समझा और पूरे भारतवर्ष की नेत्री बनने जा रही है। इसलिए लोगों ने उन्हें सबक सिखाया है, और लोगों ने सबक सिखाया और उन्हें पटकनी देने का काम किया है, और लोकतंत्र की स्थापना हुई है इस पश्चिम बंगाल में। और यह जो तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है, यह लोकतंत्र की स्थापना हुई है। मैं पहले भी कहा था, यह चुनाव जो है यहाँ की जनता बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच में था, इसलिए यहाँ की जनता जीतने का काम किया है और तृणमूल कांग्रेस को हराने का काम यहाँ की जनता ने किया। सुनील जी, आपने, मुझे लगता है कि बंगाल की जनता का जो दर्द और मर्म और जो सच्चाई है उसे बयां किया है। बंगाल को आपने बहुत करीब से देखा है, आप वहीं बड़े हुए हैं, सब कुछ है वहीं पर। चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल, टीएमसी 2 दिन से चिल्ला रही है, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अरूप विश्वास, सुब्रत बख्शी, कुणाल घोष, सोवन चटर्जी, डीजीपी राजू कुमार, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, मनोज मालवीय, पीयूष पांडे, इनकी सुरक्षा हटा दी गई है। इन पर गंभीर खतरे हैं, इन्हें जान माल की धमकियां दी जा रही हैं। क्या आपको लगता है हालात खराब हो गए हैं क्या? आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, आ रही है। देखिए राजेश जी, हालात कभी खराब नहीं थे, हालात को खराब टीएमसी ने किया। आज एक बात बताइए, जिस प्रकार की सुरक्षा की ये मांग कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है ऐसी सुरक्षा की? आखिर आपको जनमानस से खतरा क्यों है?
आपने जनमानस का अहित किया है, इसलिए जनमानस से खतरा है। आज ये बताइए, जिस प्रकार की लाव लश्कर को लेकर के अभिषेक बनर्जी चला करते थे बंगाल में। अभिषेक बनर्जी एक मामूली सांसद थे, लेकिन उनका प्रोटोकॉल एक चीफ मिनिस्टर के बराबर में था। सुनील जी मुझसे एग्री करेंगे या प्रकाश जी भी एग्री करेंगे। इस प्रकार की सुविधा अगर सरकारी खजाने से एक मामूली सांसद को दिया जाए, और ऐसे कई लोग थे जिनके लाव लश्कर की कहानियां यहाँ मशहूर हैं, तो ये बताइए, ये आम बजट पर, ये आम बंगाल के खजाने पर एक अतिरिक्त भार था। आप स्वतः जानते हैं कि इन सारे नेता आज भी प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा को खुद ही देखने में सक्षम है। तो क्यों ना प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर करें, जहां की ममता बनर्जी खुद कहती है कि केंद्र सुरक्षा बल और केंद्र के सीएपीएफ जो लोग भी हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप यही ममता बनर्जी लगाती है। और यही ममता बनर्जी की पार्टी आज इन्हीं सीएपीएफ और केंद्रीय बलों से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही लज्जाजनक बात है कि एक तरफ आप केंद्र सुरक्षा बल, एक तरफ राज्य की पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और एक तरफ कहीं ना कहीं गुहार कर रहे हैं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। आखिर आपने ऐसा किया क्या है कि बंगाल की जनता जो है आपके ऊपर इतना क्रोध प्रकट कर रही है, इतना कष्ट प्रकट कर रही है। आज आप अवैध रूप से, आज एक बात बताइए, ये पुष्पा जो है जिनकी बात सुनील जी ने कही, आज ये इन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया है अपने कंस्टिट्यूएंसी से। आखिर कारण क्या था? कारण एक है कि ये जानते हैं कि इस बार इनकी कोई गफलत नहीं चलेगी चुनाव में, ये किसी न किसी रूप से हारेंगे, और कहीं ना कहीं ये हिट लिस्ट में है। जिस प्रकार से 2021 में इनके कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार की उत्पीड़ना हुई है, कहीं ना कहीं इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, अवैध निर्माणों के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहे हैं बंगाल में, आखिर क्या हुआ था कि ये अवैध निर्माण किसके संरक्षण में पनप रहा था? कौन ऐसे लोग थे इस अवैध निर्माण से पैसे की वसूली कर रहे थे? ये सारे लोग थे। आज तो सुनील जी भी जानते होंगे कि हमारे एक विधायक हैं मध्य हावड़ा से, वो लाइव टेलीविजन पे आते हैं और फेसबुक पे आते हैं और कहते हैं अगर मेरे नाम से कोई अगर तोला उठाता है तो आप स्वतः रूप से पुलिस को कंप्लेन करें, मेरे इन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे राजनीति करने से बंगाल की जो छवि है उसके साथ पर एक बट्टा इन्होंने लगाने का काम किया है। आज जनता आक्रोश में यही नहीं है, आज जो कह रहे हैं कि जिस आईपीएस के अंडर में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं और 15 साल में दुष्कर्म हुए हैं, जिसका एफआईआर नहीं हुआ, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, वो खुद जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं और न्याय को पाने की अभिलाषा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है भारत में कि एक सरकार जाने के बाद जो नई सरकार है इस तरीके का ट्रिब्यूनल गठन कर रही है कि महिलाओं को न्याय मिले। आपको भूलना नहीं चाहिए कि संदेश खाली जैसी एक घटना जो बाहर आई थी, जहां पर एक मामूली ग्राम प्रधान से उठा हुआ जो नेता था, उसने किस प्रकार से हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न किया था। यह तो जस्ट एक एग्जांपल था। बंगाल में कई ऐसे रैकेट चल रहे थे जहां पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता था प्रायोजित रूप से, और उनको प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपने मुंह को बंद करें। सुनील जी भी जानते हैं कि कई ऐसे ग्रामीण अंचल में नेता थे कि आप बताइए, एक महिला के संपत्ति को बोला जाता था कि आप बाहर बैठिए और आपकी महिला के साथ दुष्कर्म उसी के घर में हो। किस प्रकार का माहौल था बंगाल में। और ऐसे जानवरों को बंगाल की जो पुलिस थी संरक्षण दिया करती थी। और आज देखिए, इसीलिए इस पुलिस के भी ऊपर भी कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर इंडिपेंडेंट जांच बिठाने की मांग चल रही है। आखिर बंगाल में इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों कर दी गई? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, इकोनॉमी, हर चीज से खिलवाड़ किया। केवल एकमात्र उनका लक्ष्य था कि बंगाल की आबादी में 30% से भी ऊपर मुसलमान हैं
हम इनको अपीज करेंगे। प्लस हमारे पास अपने कार्डर्स हैं, टीएमसी की अपनी एक वोट बैंक है हिंदुओं में, उनको लेके चलेंगे। एक ऐसा नरेटिव क्रिएट करेंगे जो बाहरी और बंगाली अस्मिता को लेके चले, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में हम बेड़ा हमारा पार होगा। लेकिन बंगाल की जनता ने इस बार दिखा दिया है राजेश जी कि कानून का शासन चाहिए, शासक का कानून अब बंगाल में नहीं चलेगा। जो शासक के कानून के कारण बंगाल को जिस तरीके से पीड़ा उठानी पड़ी, जहां बंगाल में नारियों का महत्व, मां का महत्व, मातृत्व के महत्व का बोध अगर किसी धरती से किया जाता है तो बंगाल की धरती से किया जाता है। और इसी बंगाल की धरती में ऐसे ही टीएमसी के कई नेता थे जहां नारियों के साथ दुष्कर्म किया, मातृत्व को तार तार किया, और महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने के बाद इन मामलों को दबा दिया गया। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जितने भी रेपिस्ट थे, जो बलात्कारी थे, उनको बचाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर खड़ी हो जाती थी। आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर ने एक रेप की मामले, एक बलात्कार के मामले में कहा था कि क्या लव अफेयर है। एक 16 साल की लड़की को उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के ही नेता थे उसमें इन्वॉल्व, और ममता बनर्जी उस दुष्कर्मी के साथ खड़ी हो गई थी। तो ये तो हाल था न्याय व्यवस्था का। इन्होंने कई बार कहा है कि रेप की घटना जो है वो सजाई घटना होती है, कानून व्यवस्था के ऊपर लांछन लगाने के लिए, जो मौजूदा सरकार है उन पे लांछन लगाने के लिए। इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे कई जो घटनाएं हुई थी, कामधोनी को भी ऐसा किया इनकी पुलिस ने कि लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और सबूत ना होने के आधार पर हाई कोर्ट से ये सारे दरिंदे बरी हो गए। अब ये बताइए, ये तो पुलिस व्यवस्था और ये प्रशासन थी इन्वेस्टिगेशन का। तो कहीं ना कहीं आज की मौजूदा सरकार जो है वो गंभीर रूप से इस मामले को रीओपन कर रही है। आर्जिकर का भी मामला जो है वो रीओपन हो गया है। कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा इन लोगों के साथ, यही कामना है, और इसी कामना के कारण बंगाल में परिवर्तन आया है। ठीक बात है। चलिए मैं आपसे बात करता हूं। प्रकाश जी, दो चीजें आपके सामने हम रख रहे हैं, जवाब आप दीजिएगा। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या नमाज अब सड़क पे नहीं होगी? पुजारियों और मौलवियों का वेतन बंद कर दिया गया है, और मुस्लिम कम्युनिटी ये बार बार कह रही है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है जो उनके आरोप हैं वो सच हैं? देखिए, सड़क है वो परिवहन के लिए बनी है, न कि पूजा या नमाज करने के लिए। जी, सड़क से हम लोग यातायात करते हैं, एक प्लेस से दूसरे एम्बुलेंस भी गुजरती है, वहां से फायर ब्रिगेड वाले भी गुजरते हैं। उस सड़क को शुक्रवार के दिन पूरी तरह से जाम करके, ब्लॉक करके बैठ जाना, ये किस तरह की पूजा या आराधना है, या किस तरह का ये खुदा की बंदगी है, मुझे नहीं समझ में आता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो ये स्टेप लिया है बहुत ही सराहनीय है कि नमाज आप घर में करो, पूजन पाठ जो भी होता है वो घरों में करे आप अपने, और मस्जिद में करे, किंतु रोड पे सड़क पे करना अनुचित है। आम जनता को इससे परेशानी होती है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। प्रकाश जी, क्या यही स्थिति दुर्गा पूजा के समय भी की जाएगी? क्या अपनाई जाएगी क्या कि हिंदू जो है वो सड़क पे जुलूस निकाल के ना निकले, शोभा यात्रा न निकाले? दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है वो इस बंगाल की बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। वो मैं चौधरी साहब आता हूँ आपके पास। होती है, वो 4 से 5 दिनों का होता है। पूरा बंगाल उसमें इन्वॉल्व होता है। बंगाल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अन्य हिस्से के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उस पूजा को देखने के लिए बंगाल में आते हैं। तो बंगाल उस समय एक अन्य बंगाल बन जाता है दुर्गा पूजा के उत्सव में। तो ये टीएमसी की सरकार ने उस पूजा को भी बाधित किया, बाधा लगाई, पहुंचाई थी। इसी कारण से आज टीएमसी की जो स्थिति हुई है वो यही कारण है कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति अधिक की और हिंदुओं के साथ उसने अन्याय किया, उनके पूजा पाठ में बाधक बनी। और तो दुर्गा पूजा का कंपेयर शुक्रवार की नमाज से, जुमा की नमाज से नहीं किया जा सकता है। ठीक बात है। सुनील सर, एक बात जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 24 घंटे का, उसमें कांग्रेस ने भी और लेफ्ट ने भी कहा है कि ये इसमें तमाम सारे तार मिल सकते हैं
और इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने और लेफ्ट की लोकल लीडरशिप ने भी कहा है कि बंगाल को इस रास्ते पर नहीं डालना है। 2 दर्जन ठिकाने जो हैं वो रडार पर हैं। मामला यह है कि अभिषेक से जुड़ी लीप्स एंड बाउंस कंपनी की 2 दर्जन कंपनियां हैं जिन पर यह माना जा रहा है कि कम से कम 2.25 लाख करोड़ रुपए का खेल किया गया है। 2.25 लाख करोड़, आप समझिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये। उसको लेकर उसकी पूरी फाइल चीफ मिनिस्टर के पास पहुंची है। ये पूरा मामला ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के पास भी जा रहा है। आप इसका मतलब थोड़ा सा अपने लेवल पे देखिएगा। 2.25 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है और यह कहा गया है कि इसमें बहुत बड़ी रकम स्विस बैंकों में भी शिफ्ट कर दी गई है, जमा कर दी गई है। ये जो मसला है, क्या आपको लगता है ये टीएमसी के लिए नासूर बनने जा रहा है क्या ये मामला? देखिए मैं एक बात बोलूं, हाँ, लिप्स एंड बाउंस का जो केस है, एक्चुअली में वास्तव में यह केस चल रहा था और अचानक जो है यह केस बीच में ढीला पड़ गया। और यह हम सभी जानते हैं कि यह अभिषेक बनर्जी की कंपनी थी, जिस कंपनियों में बहुत ही रुपयों का लेन देन हुआ था। अर्थात उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियों को मिलाया गया जहां से पैसा जो है लेन देन हुआ और यह कुछ पैसा सिंगापुर को गया, सुनने में आ रहा है। सिंगापुर भी ये गए थे। यह बात है कि इसमें माने कारण उसका एक ही था। कारण यह था कि अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी नेता हैं। वे सोचते थे कि हम जो है भारतवर्ष के नेता बन जाए। वे भारतवर्ष में अपनी पार्टी को मोदी जी के मुकाबले में जाना चाहते थे वो, इसलिए उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी। जितने भी पैसे की यहाँ पे उगाही होती थी, यहाँ के एक एक व्यक्ति जानते हैं, उन सभी पैसों पर अधिकार इन्हीं का था। वो पैसा किस तरह से आता था, चाहे वो मवेशी तस्करी के द्वारा आता हो, चाहे कोयले की तस्करी से, चाहे बालू की खनन से, चाहे वो पत्थर के खनन से, जिस भी के तरह से पैसा यहाँ आता था, वो पूरा का पूरा पैसे का कंट्रोल इनके हाथों में होता था। और उस समय इनकी सरकार थी और इन्होंने सोचा कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ये भारतवर्ष की नंबर 1 पार्टी बनना चाहते थे, इसलिए इन्हें पैसे की जरूरत थी। लिप्स एंड बाउंस केस में मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी की जितनी भी संपत्ति है, उन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर इनसे ये जहां रहते हैं वो संपत्ति के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। वह संपत्ति भी लिप्स एंड बाउंस के नाम में जहां वो रह रहे हैं, वह भी उसी के नाम से है। उसके संपत्ति का ब्यौरा सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया है उनको कि आप बताइए कि यह जो है इसमें जो अवैध निर्माण हुआ है, उस निर्माण को अगर उसका जवाब नहीं देते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर जहां पे अभिषेक बनर्जी रहते हैं उसके अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा और यह तोड़ा जाना भी चाहिए। आपको मैं थोड़ा अतीत में ले जाऊं। आपने नाम सुना होगा, चाउसेस्को का नाम सुना होगा, कर्नल गद्दाफी का नाम सुना होगा। कर्नल गद्दाफी जिसके सामने वहां की जनता कुछ बोल नहीं पाती थी। हम लोग अभी भी उदाहरण देते हैं हिटलर का, हम लोग उदाहरण देते हैं कर्नल गद्दाफी का। आपने देखा कि कर्नल गद्दाफी के संग क्या हुआ था। आपने कहा कि इनको बॉडीगार्ड देना चाहिए, किस लिए? ये जितने भी नेता का आपने नाम बताया कि क्यों इनको बॉडीगार्ड देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए बताइए। अगर आपको बॉडीगार्ड चाहिए तो आपने ऐसा कौन सा पाप किया इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कि आपको बॉडीगार्ड की जरूरत आज पड़ गई है? ऐसे बहुत से राज्य में कांग्रेस हारती है तो क्या कांग्रेस के चाहे वो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, उनको बॉडीगार्ड मिलता है क्या? आपने ऐसा कौन सा पाप किया? आपने अभी एक नाम लिए थे दमयंती सेन जी का, आप जानते हैं दमयंती सेन पार्क स्ट्रीट कांड में, पार्क स्ट्रीट जो रेप कांड हुआ था वो एक किसी खास विशेष वर्ग के द्वारा वो रेप किया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री ने दमयंती सेन को वहां से हटाने का काम किया था। वह जो है दोषी साबित हो गया था। मैं खुद कामदुनी गया था। आप उस दृश्य को मैं आज भी नहीं भुला पाता हूं। आप अगर कामदुनी में उस छात्रा के घर में जाएंगे जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था,
उसके घर में, उसके गांव में वह एक ऐसी छात्रा थी जो एक पहली ऐसी छात्रा थी जो ग्रेजुएशन कर रही थी, उस गांव में ग्रेजुएशन कर रही थी। इतना गरीब गांव था और एक उसमें भी एक खास विशेष वर्ग के द्वारा वह बलात्कार किया गया था। सबसे बड़ी बात है क्या कि उसका जो आई विटनेस मेन जो मुख्य गवाह था वह उसके चाचा थे। उसके चाचा को पुलिस मारकर उसके खत्म कर देने का काम करती है। जब कोर्ट में उसे लाया जाता है तो पुलिस जो है ऐसी जगह मारती है कि कुछ दिन के बाद वो मर जाते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी जितने भी रेप यहां होते हैं, ममता बनर्जी उस रेपिस्टों को बचाने के लिए खड़ी होते हैं। हमें मालूम नहीं चलता कि ऐसा क्या उनको मिलता है। जैसे आपने देखा आरजीकर के मामले में, आज जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, आज ही हुआ है हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कहा गया है, सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि जो वहां का जो चीफ था उसके घर को, उसके कमरे को और रेप जहां हुआ था उसके बगल वाले कमरे को फिर से सीबीआई ताला लगाने का काम करे। आप बताइए, साक्ष्य को मिटाने के लिए लोगों का हुजूम चला जाता है और जहां पे रेप हुआ था उस साक्ष्य को मिटा दिया जाता है। आप बताइए, जो कामदुनी केस में वहां पे जाती है मुख्यमंत्री और जब वहां लोगों ने उनको कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है तो कहती हैं कि यह अर्बन नक्सल है। आप बताइए, संदेश खाली केस में एक आदना सा तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है वह रेप करता है और रेप करने के बाद जो है वो जो पीड़ित छात्रा थी वह जिंदा रहती है। उसका उम्र 16 साल का था, वह जिंदा थी, लेकिन उन लोगों ने फिर कहा कि इसको जला के मार दिया जाए, मर गई है। आप सोच सकते हैं, उसको कहती है ममता बनर्जी कि शायद ये लव एंड अफेयर्स का मामला था। एक महिला होकर के इस तरह का बयान देने के कारण आज पश्चिम बंगाल की जनता इन एक एक नेताओं को जिस तरह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जनता त्रस्त है। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए, एक एक नेता को जो है सबक सिखाने का जनता काम करेगी, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर काम करे या ना करे। लेकिन यहाँ की जनता अगर इन्हें देख लेगी, इन्हें ये मिल जाएंगे किसी पब्लिक प्लेस में, आपको मैं बता दूं कि इनके संग बहुत ही घोर अन्याय होगा। आपने देखा फ्लाइट में किस तरह से महुआ मित्रा को चोर चोर करके कहा गया, किस तरह से हाई कोर्ट में वकीलों ने उन्हें चोर कहा, ममता बनर्जी को किस तरह से अभिषेक बनर्जी को चोर चोर कहते हैं, किस तरह से एक छोटे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को लोग चोर की निगाह से देखने का काम करते हैं। इस 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने यह जो है यहाँ की संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। और दूसरी बात, आपने ये किला इससे पूछ रहे थे कि क्या दुर्गा पूजा जो है रोड पर होगा। दुर्गा पूजा जो है यहाँ पे 1900 दशक से होते हुए आया है। मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के यहाँ पे 1910 में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक यहाँ आए थे। उस समय दुर्गा पूजा एक छोटे छोटे कस्बों में हुआ करता था, छोटे छोटे जगहों में, जहां उन्होंने देखा कि चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात वर्ग का हो, एक साथ मिल करके इस त्योहार को बड़ी खूबी से मनाते हैं। और एक पैगाम जाता है लोगों के बीच में कि यह दुर्गा पूजा का त्योहार हर जात हर वर्ग का त्योहार है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब बाल गंगाधर तिलक यहाँ से जो बंबई गए तो वहां उन्होंने गणेश पूजा का त्योहार मनाने का काम किया। तो यह दुर्गा पूजा का त्योहार इस पश्चिम बंगाल से पूरे देश को एक संस्कृति देने का काम करता है कि दुर्गा पूजा ऐसा त्योहार है जहां हर जात, हर धर्म, हर खास विशेष, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक लोग पंडाल में जाते हैं और दर्शन करते हैं और सभी माँ से प्रार्थना करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है सुख शांति बना रहे। लेकिन ममता बनर्जी दुर्गा पूजा जो करती हैं वह 400-450 करोड़ रुपया देती हैं किसको? क्लब को। किस लिए? आप बताइए तो। सुरुचि संघ जो करोड़ों रुपया का पूजा करता है, जिसके कर्ता धर्ता जेल में है सुजीत बोस, 1 करोड़ का पूजा होता है, उसको आप 1-1.5 लाख रुपए देने से फायदा क्या है? आप इस क्लब के माध्यम से, दुर्गा पूजा के माध्यम से आप यहाँ के गुंडों को प्रश्रय देने का काम करती है ताकि चुनाव में आपका हेल्प करने का काम करे। इसलिए दुर्गा पूजा जो यहाँ पे होती है उसके पीछे का कारण ममता बनर्जी गुंडों को पनाह देने का काम करती है, बूथ दखल करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम करती है। उसके पीछे जो है
पूजा और दुर्गा पूजा की संस्कृति और संस्कार नहीं होता है। इसलिए दुर्गा पूजा का त्योहार इस पश्चिम बंगाल में मैं कहता हूं विदेशों से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। इसके तो ये त्योहार तो यहाँ बंद करने का और रास्ता में जो है त्योहार होगा और हम लोग इसका समर्थन करने का काम करेंगे। ठीक बात है सुनील सर, आपने मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट तरीके से, बिलौस तरीके से बातें रखी हैं। ऋषिकेश जी, एक बात आप कहिएगा अपनी तरफ से, आप कुछ सवाल करने वाले थे, रखने वाले भी थे। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने अभी कल ही कहा कि उन्होंने तमाम टीएमसी नेताओं की संपत्तियों का ब्यौरा पब्लिकली रखा है कि इनके पास 91 है, इनके पास 90 है, इनके पास 36 है, इनके पास 24 है। उसमें अभिषेक बनर्जी की भी संपत्तियों का भी उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने एक बात कही कि टीएमसी ने भर भर के बंगाल को लूटा है, बंगाल को कुछ दिया नहीं है, लूटा है। शायद नए नवेले चीफ मिनिस्टर का इस तरह का बयान और पब्लिक के बीच में, तो मुझे लगता है शायद इस पर रंज है। पब्लिक ने उन पर, जब उन्होंने ये बात कही तो काफी क्लैपिंग भी हुई। आपको क्या लगता है, टीएमसी केवल एक ही काम कर रही थी क्या, लूटपाट का? अपने घर भर रही थी क्या? टीएमसी के हाथ में एक जिम्मेवारी थी कि किस प्रकार से बंगाल के रास्ते पूरे भारत में अराजकता फैलाई जाए और किस प्रकार से बंगाल को एक बेस बनाया जाए जहां पर डीप स्टेट अमेरिका जो है अपने ऑपरेशंस करे, जिसका निशाना पूरा भारत हो। आप बताइए, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो ऑपरेशन सिंदूर से कम नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर जिस शहर पे हुआ उसी तरीके से कहीं ना कहीं एसआईआर भी हुए। आखिर एसआईआर होने का कारण क्या था? आज देखिए, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसके खिलाफ आप मिलिट्रीली एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन अमेरिकी डीप स्टेट ऐसे ही नहीं करा सकता। आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन कराना होगा, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता परिवर्तन कराने के लिए आपको क्या करना होगा? बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को भारत का पहचान दे करके और भारत के वोट को मैनिपुलेट करके यहाँ के निर्णय को बदलने का काम कहीं ना कहीं डीप स्टेट करती थी। और ममता बनर्जी जैसी नेत्री जो है इस डीप स्टेट और जमातियों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करती थी। ये उनकी मुख्य काम थी। और दूसरा उनका काम था पैसा अर्जन करना। आखिर एक नेत्री होकर के, जिसे नेत्री को बंगाल के विकास और बंगाल की संप्रभुता और बंगाल के शांति के लिए चुना गया था, वो नेत्री एक दल समुदाय के साथ खड़ी होकर के, और कई ऐसे घटनाओं में जहां पर ये साबित हो गया है कि ये लोग दोषी थे, ये आरोपी थे, ये टेररिस्ट थे, उनको बचाने का काम कहीं ना कहीं किया करती थी। आज मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे ही अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चढ़ने लग गया है, तो सीपीएम के कुछ नेता हैं यहाँ पर जिन्हें पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिल गया है, जिनका सांस लेना मुश्किल था टीएमसी के शासन में, वे आज हाई कोर्ट जाकर के इन सरकारी बुलडोजरों को रोक। जी चौधरी साहब, वे आज हाई कोर्ट जाकर के इन सरकारी बुलडोजरों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, मैं सीपीएम के इस माने कैरेक्टरिस्टिक से वाकिफ हूं, जहां हरगोविंदो दास और चंदन दास जैसे उनके कार्यकर्ताओं को सड़क पर लिंच कर दिया गया, तब सीपीएम के नेता कहां थे? क्यों नहीं गए हाई कोर्ट में गुहार लगाने? सीपीएम के नेता कहां थे जब बंगाल में इतनी महिलाओं के साथ? मैं चौधरी साहब आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जब ये बताइए, चौधरी साहब तो आपके पास आता हूं। प्रकाश जी, एक फाइनल कमेंट आप अपना भी दीजिएगा। पथराव होने लगा है बंगाल के कुछ इलाकों में, जहां पर बुलडोजर वगैरह चल रहा है। सुनील जी जानते ही होंगे, तमाम रेलवे स्टेशन पे जो कब्जे थे उन पर बुलडोजर चल रहा है, कुछ जगह पर पथराव भी शुरू हो गया है। उसका तीखा रिएक्शन गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। क्या आपको लगता है पथराव
बिल्कुल भी पसंद नहीं? क्या जम्मू कश्मीर के तर्ज पर इस तरह की कोशिशें हो रही हैं क्या, प्रकाश जी? ये हाँ, ममता जी द्वारा यहाँ जो हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति की गई थी, इन लोगों को पूरी एक संप्रदाय को पूरी छूट दे दी थी उन्होंने कि आप जो इच्छा हो वो करो, हेलमेट पहनो ना पहनो, जो इच्छा है वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं होगी। किंतु भारतीय जनता पार्टी यहाँ कानून की सरकार चला रही है। ये पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने की एक योजना चल रही थी। उस योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री अभी जो बने हैं, मैं वर्तमान मुख्यमंत्री, इन्होंने इसको पूरी तरह खारिज कर दिया है और इन पे इन्होंने जो पत्थरबाजी की और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि हम कानून से भी टकरा सकते हैं, हम कानून से भी ऊपर है, तो मुख्यमंत्री ने दिखा दिया उन्हें कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। उनको अरेस्ट किया गया है, उनको चुन चुन के उनके घरों में गया जाकर के हमारी सेना ने उनको अरेस्ट किया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो डीसीपी के साथ सारे मीटिंग वगैरह करके आज शुभेंदु अधिकारी जी ने पूरी तरह घोषणा की है कि कोई भी इस तरह की हरकत हमारे इस राज्य में नहीं चलेगी, नहीं होने दी जाएगी। ठीक बात है। ऋषिकेश जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन तमाम सारे झंझट हैं, मतलब बंगाल को अगर कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही है तो उसमें तमाम सारी बातें भी आपके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जा रही हैं कि पथराव शुरू हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और खराब हो जाएगी। क्या इस तरह की सिचुएशन में क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में और मुश्किल आएगी क्या? राजेश जी, एक सिंपल सी छोटी खरी बात आपको कहना चाहता हूं। बांग्लादेश में जमातियों ने कई बड़ी बड़ी रैलियां निकालना चालू कर दी अभी से। जब तो निकाल बंगाल में अभी हाँ निकाल चुके हैं और निकाल रहे हैं। उनका कहना यह था कि बंगाल में मुसलमानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ जा रहा है, उनके मानव अधिकार को छीन लिए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थितियां रही तो बांग्लादेश में बसे हिंदुओं के साथ भी हम वैसा ही करेंगे। और देखिए उसके बाद ही जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बंगाल सरकार ने यहाँ पर शिकंजा कसने का कोशिश किया। देखिए, किसी भी समुदाय को यह अधिकार नहीं है कि आप लोकतंत्र में रहते हुए जहां एक न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था हो, वहां पर सड़क को जाम करके नमाज घंटों तक पढ़े। नमाज पढ़ना आपके व्यक्तिगत अधिकार में, आपके रिलीजियस राइट में है, वो आप घर में भी पढ़ सकते हैं और मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। ये एक पावर का प्रदर्शन करना और कहीं ना कहीं पावर के प्रदर्शन के कारण लोगों में भय फैलाने का काम करना, और जब इसके ऊपर कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही इम्प्लीमेंट कराने जा रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार, जो 65 डेसिबल से ऊपर आप लाउड स्पीकर लगा के अजान नहीं दे सकते, उसके ऊपर आप सड़क को बंद करके नमाज नहीं पढ़ सकते। पिछले 15 साल से ये सुविधा अगर एक पक्ष को दिया गया तो कहीं ना कहीं कानून को ताक पे रख के ममता बनर्जी की सरकार ने शोषण करने का काम किया, अपीजमेंट करने का काम किया। और देखिए, ममता बनर्जी केवल बंगाल एक राज्य के हिसाब से नहीं देख रही थी। आज बंगाल की जो एम्बलम था, विश्व बंगला, जो इंसिग्निया होती है एक राज्य की, जैसे हमारा 4 शेर है अशोक स्तंभ का, वैसा अपना एक इंसिग्निया डिजाइन किया गया जिसको रजिस्टर्ड कराया गया अभिषेक बनर्जी के नाम से। सोचिए, बंगाल सरकार से कट मनी और रॉयल्टी ली गई उस इंसिग्निया को यूज करने के लिए इस परिवार के द्वारा। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक ऐसे पद चिन्ह पे थी कि जमातियों ने कह दिया था कि आप रिजाइन मत दीजिए और बंगाल को आजाद घोषित करने का काम कीजिए। तो बंगाल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर बंगाल में भारत का कानून चलेगा, जहां पर बीएनएस को लागू नहीं किया था इस सरकार ने। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर थी, गिलानी जैसे लोगों से इंस्पायर थी, और उसी स्टाइल की पॉलिटिक्स को यहाँ पर ग्रास रूट पर प्रैक्टिस कर रही थी, जहां इनके नेता हिंदू होने के बाद भी कहते थे कि हिंदुओं को वोट नहीं देना चाहिए, हिंदुओं को रोको वोट देने से। अगर इस प्रकार की मानसिकता को डेवलप किया गया था तो केवल धन अर्जित करना और कट मनी से पैसा बनाना ही एक उद्देश्य नहीं था। कहीं ना कहीं बंगाल को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारत के लिए, पूर्वोत्तर के साथ जोड़ता है भारत को,
तो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी नरेंद्र मोदी को, उसको डिरेल करने का काम था और बंगाल को एक देश बनाने का काम था जहां से पूरे भारतवर्ष में स्लीपर सेल, जमातियों के स्लीपर सेल को इन्फिल्ट्रेट किया जाए। आज बताइए रेलवे को क्या पड़ी थी कि बेंगलोर से चलने वाले डायरेक्ट ट्रेन को कैसे 6 ट्रेनों को रद्द किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। क्यों? ये 6 ट्रेन ऐसे थे जो अनुप्रवेशकारी इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से आते थे और साउथ इंडिया में जाकर के अपना परिचय पत्र लेकर के रहने लग जाते। कहीं ना कहीं इस पे हमें जोर देना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम ममता बनर्जी ने किया है और इसका दंड ममता बनर्जी समेत उनके जितने भी लोग हैं उनको भोगना पड़ेगा। और ये आम जनमानस इस बार घर में नहीं बैठेगा। कई ऐसे ट्रिब्यूनल बनने वाले हैं जहां पर पिछले कई ऐसे मामले खुलेंगे जहां पर अमानवीय जो घटनाएं हुई हैं ममता बनर्जी सरकार के तत्कालीन नेतृत्व में, उसे फिर से रीओपन करके देखा जाएगा और कहीं ना कहीं आम मानव को जो जस्टिस के लिए डिलेड है उसको जस्टिस मिलने का काम ये सरकार भी कर रही है। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक अलग राजनीति के कारण बंगाल को कहीं ना कहीं अलगाववाद में फूंकने वाली थी। ठीक बात है। सुनील सर, एक फाइनल को सवाल आपसे करना चाह रहे थे। टीएमसी के तमाम नेता पहली प्राथमिकता में वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, दूसरी प्राथमिकता में वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। क्या कांग्रेस ऐसे नेताओं को अपने यहां शरण देगी क्या? नहीं, असल में क्या है कि ये कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। ये अपना पीठ बचाने के लिए ये बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर या नेता जिसके ऊपर ये सब आरोप लगे हैं, वह चाहे किसी भी पार्टी में जाएगा, वह कोर्ट के द्वारा उससे जरूर, कानून के द्वारा उसे जरूर सजा मिलेगी, चाहे वह जहां भी जाए। फिलहाल इन किसी भी नेताओं को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। जितने भी नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, अगर स्वयं अभिषेक बनर्जी भी कांग्रेस में आना चाहे तो कांग्रेस में उन्हें जगह नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है कि इस 15 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। और दूसरी बात मैं बता दूं, हमारे ऋषिकेश चौधरी जी कह रहे थे कि सीपीएम हाई कोर्ट में जाके बुलडोजर रोकने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि सीपीएम जो है, अब ये जानते हैं बहुत से ऐसे पार्टी ऑफिस को भाजपा के लोगों के द्वारा सीपीएम को दे दिया गया। सीपीएम यह समझ रही है कि उसे बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिल गया और वे परसों से ही रैली करना शुरू कर दिए हैं कि हमें लगता है कि 5 साल में जो है सीपीएम यहाँ सरकार में आ जाएगी। इसलिए सीपीएम के लोग जो है यहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता, उन्होंने 34 साल तक उन्होंने सीपीएम को झेला है। सीपीएम के शासन में न जाने कितने 54,000 से अधिक कल कारखाने बंद हो गए, हजारों की संख्या में लोगों की हत्या हुई। इनके शासन में भी यहाँ जो है बहुत तरह से कांग्रेसियों को, आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया था। इसलिए 2011 का जो चुनाव हुआ था वह सीपीएम वर्सेस आम जनता का चुनाव हुआ था। इसलिए 2011 में लोगों ने ममता को वोट नहीं दिया, सीपीएम को उन लोगों ने हराने का काम किया था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग चाहे जहां भी चले जाएं, कानून के नजर से वे नहीं बच पाएंगे। कानून अपना काम जरूर करेगा। और मैं समझता हूं कि यहाँ की सरकार को, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के जो मंत्री हैं, इन सभी लोगों को यह करना चाहिए कि जनता ने तृणमूल कांग्रेस को हटाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट नहीं दिया। 3,000 रुपया लक्ष्मी भंडार के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को लूटने का काम किया है, उससे खत्म करने के लिए, कानून के दायरे में उनसे दोषी साबित करने के लिए, और वह त्रस्त जनता जो है तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे हराने का काम किया था। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमें इस सरकार में विश्वास है कि यह सरकार चुन चुनकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने का काम करेंगी। जिन लोगों ने इस पश्चिम बंगाल की आम जनता का पैसा हड़पने का काम किया,
जमीन हड़पने का काम किया और 26,000 नौकरी खत्म करने का काम किया, न जाने कितने तरह से यहाँ की जनता को लूटने का काम किया है। इसलिए इन सभी लोगों को कानून में लेकर के इन्हें जो है कानून के दायरे में उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। ठीक बात है। ऋषिकेश जी, एक फाइनल कमेंट। 7वां वेतन आयोग शुभेंदु अधिकारी जी ने लागू कर दिया है और उन्होंने कहा इसकी सिफारिशें और जो होंगी वो होगी, और 8वां वेतनमान भी हम लगाएंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिफारिशें जारी करेगी, इंतरिम रिपोर्ट भी जारी करेगी। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहे थे कि ठीक है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या भाजपा ऐसे नेताओं को अपने यहां शरण देगी? एक, और दूसरा, आपकी बंगाल सरकार का विस्तार कब हो रहा है, मंत्रिमंडल का? बहुत संक्षेप में, फिर मैं प्रकाश जी से भी संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, अभी बंगाल के जो हालात हैं उस हालात को अभी दुरुस्त करने की अभी गुंजाइश है। बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं ये सरकार देख रही है और उसके ऊपर तत्कालीन रूप से जो निर्देश लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन लिया जा रहा है ताबड़तोड़, उस पे काम ये कर रही है। जिस प्रकार से रोष फटा है, बंगाल की जनता का जो रोष फटा है टीएमसी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्राइसिस ना हो जाए, इसके ऊपर अभी सरकार तत्कालीन रूप से काम कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि केंद्र नेतृत्व बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं विस्तार हो, इस मंत्रिमंडल जो है वो चुना जाए और बंगाल की सरकार पूर्ण रूप में एक सरकार के रूप में आकर के जनता के जो अभिलाषा है, जनता की जो आशा है जो इनसे लगी है, उसके ऊपर खरी उतरे। मैं आपको सिंपल सा एक छोटी सी बात कह दूंगा कि हम देखने जा रहे हैं कि जून के 15 तारीख के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसके ऊपर यह है। और दूसरी बात है, जब तक यहाँ पर जो बागड़ बिल्ले हैं जिनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना है, वो कानून का शिकंजा कसेगा और आप न्याय प्रणाली को देखेंगे दुरुस्त होते हुए, तब जाकर के बंगाल की सरकार को जो बहुमत दी गई है बंगाल की जनता के द्वारा, फिर मानव के जनहित कल्याणकारी कामों में ये सरकार अपने आप को स्थापित करने जाएगी। ठीक बात है। प्रकाश जी, एक फाइनल कमेंट संक्षेप में, क्या आपको लगता है, बहुत उम्मीद है, जनता की उम्मीद पर भाजपा सरकार खरी उतरेगी? क्योंकि ठीक है फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है तस्वीर बदलेगी क्या? देखिए, ये पहली बार हुआ है, नहीं तो प्राय ऐसा होता है जो पार्टी जीतती है उसके कैडर ही उत्सव मनाते हैं। किंतु अब की बार पश्चिम बंगाल में ये देखा गया, कैडर नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने उत्सव मनाया, भरपूर उत्सव मनाया। 2 दिन तक उन लोगों ने गुलाल खेला और किया, सड़कों पे आके डांस किया जिस तरह से, तो यहाँ की जनता में एक अलग ही उत्साह है। और इस तरह लग रहा है कि पहली बार बंगाल में एक आजादी की सांस जो बोलते हैं वो मिल प्राप्त हो रही है। ठीक बात। प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त होकर के अभी निकल रहा है सड़क पे, और जय श्री राम का नारा कोई भी ऐसा कोना नहीं है पश्चिम बंगाल का जहां नहीं गूंजा हो। पहले जय श्री राम मंदिरों में जाके ही हम लोग बोल देते थे, वही था, रोड पे तो बोलने का सवाल ही नहीं था, इतना भय था यहाँ पर। अब की बार, और जनता की जहां तक बात है, जनता की ही लिए ही कार्य करने के लिए सरकार है। सरकार अपना निज कार्य करने के लिए नहीं है। बार बार बोला जा रहा है इस सरकार में कि कोई भी तोलाबाजी किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी का कितना बड़ा ही कद रखता हो, उसको तुरंत का तुरंत पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरकार जो बनी है पब्लिक के कार्य के लिए बनी है, स्थानीय जनता के कार्य के लिए बनी है, और उनका ही ये कार्य करेगी। और उसके लिए ये सरकार अभी से अपना कार्यक्रम शुरू भी कर दी है, आरंभ कर दी है। जिस तरह अवैध निर्माण था उससे तोड़ना है, सड़क पे नमाज पढ़ने की वजह से आम पब्लिक को जो परेशानियां होती थी उसको दूर किया जा रहा है। अनेक तरह की चीजों को, अनेक तरह का एक्शन लेकर के सरकार पूरी तरह पब्लिक के लिए कार्य करने में लग गई है। सुनील जी और ऋषिकेश जी और प्रकाश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल में ओवरहॉलिंग हो रही है, इसलिए आगे क्या क्या होगा किसी को नहीं पता है, पर किसी ने इस मौके पर सच ही कहा है कि निकल गई सभेकड़ी जब अपने घर अपने पर बनाई। दूसरों को हल्के में लेते थे, अब बात समझ में आई। धन्यवाद।
इस प्रोग्राम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।